नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। उत्तराखंड में राज्य निगम कर्मचारियों और नर्सिंग के अभ्यर्थियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष कर्मचारियों से अपील कर रहा है तो विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। प्रदेश के 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। उत्तराखंड में राज्य निगम कर्मचारियों की संख्या 40 से 45,000 है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 10 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया तो न सिर्फ कार्य बहिष्कार किया जाएगा बल्कि चुनाव के समय वोट का भी बहिष्कार होगा। जाहिर है अगर इन कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया तो पूरे प्रदेश में कामकाज ठप पड़ जाएगा। सवाल यह है कि उत्तराखंड में 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने चेतावनी सरकार को आखिर क्यों दे दी है। उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने ऐलान कर दिया है और 10 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 19 अप्रैल को 10 सूत्रीय मांगों पर फिलहाल आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। 23 अप्रैल को देहरादून हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन होगा, उसकी चेतावनी जारी हो गई है। 30 अप्रैल को गढ़वाल मंडल में और इसके अलावा जो विकास निगम कार्यालय है वहां पर भी प्रदर्शन होगा। महासंघ ने 12 मई से देहरादून में कार्मिक अनशन की चेतावनी भी दे दी है। तो नर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का भी आंदोलन लगातार जारी है। नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले पिछले 133 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। नर्सिंग एकता मंच का 19 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की बात हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कर्मचारियों की मांगों को जायज बताया है। उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारियों की संख्या 40,000 से ज्यादा है और कर्मचारियों ने हड़ताल की तो आवश्यक सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और धामी सरकार ने अब तक इनके लिए क्या किया है और आने वाले वक्त में सरकार के सामने जो मांगे रखी जा रही हैं उन पर सरकार क्या विचार करेगी। तो लगभग 40,000 निगम कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने जो है अपनी समस्याएं रखी और अगर मांगे नहीं मानी जाती तो सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान और उसका बिगुल फूंकने की बात हो रही है। और इसी पर बातचीत भी करेंगे। नोएडा से मेरी सहयोगी रिया जंगवाल भी मेरे साथ इस डिबेट में रहेंगी। पहले आपको मेहमानों का परिचय करा देते हैं। प्रभा बांदुनी जी भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत प्रभा जी। अभिषेक भंडारी मेरे साथ कांग्रेस नेता स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर पंकज पैनुली यूकेडी प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल चंदोला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और नवल पुंडी नर्सिंग एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर सभी मेहमानों का। तो अभिषेक भंडारी जी, अब कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भाई हम तो सपोर्ट करते हैं, उनकी मांगे माननी चाहिए। तो ऐसा सरकार क्या कर रही है कि जो मांगे नहीं मानी जा रही हैं और आप लोग कह रहे हैं नहीं भाई मांगे उनकी माननी चाहिए। सचिन जी, आपने अभी 40,000 कर्मचारियों का जो बताया कि हड़ताल पे जा रहे हैं और उन्होंने सरकार को चेताया है, तो संख्या में बल होता है। ये 40,000 दिख रहा है तो भाजपा के अंदर खाने से कई जगह से आवाज़ें आ रही हैं और अभी मैं कुछ प्रवक्ताओं का भी सुन रहा था कि अपील कर रहे थे। अपील करें, अच्छी बात है, डायलॉग होना चाहिए लोकतंत्र में, चाहे मुख्यमंत्री हैं या कोई भी है, मंत्री हैं या आपके कोई और माध्यम है, तो सरकार के साथ वार्ता होनी चाहिए। लेकिन अभी आप हरीश रावत जी की बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी ने बताया कि इनकी मांगे जायज हैं। सर मांगे क्या सरकार नहीं मान रही है और क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे सबके पास जाना है, टाइम थोड़ा 10 सूत्री मांगे हैं, उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है वो एक अलग अनुभवी है और राजकाज देखा है, तो वो उन्होंने अपने स्तर से जो बोला होगा। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं सरकार की बात, ये 40,000 जो दिख रहे हैं, इसके अलावा आप नर्सिंग के अलावा आप फार्मासिस्ट, शिक्षा में भी अलग अलग हैं। कई शिक्षक जो अलग अलग जो नियमित नहीं हो पा रहे हैं या अलग विभाग कई डिपार्टमेंट में, तो ये लोग जा रहे हैं। उसके अलावा अभी आपको बताऊं सर, मेरे पास थोड़ा सा समय का मैं चाहता हूं सबसे मैं जल्दी जल्दी कमेंट ले लूं। उसके अलावा आपने देखा होगा बेरोजगार संघ, कितना बड़ा बेरोजगार संघ है। खाली बेरोजगार संघ एक नाम नहीं है,
और लोग भी हैं, तो पब्लिक अपनी बातें कैसे बताएगी? सरकार तक बताएगी, मुख्यमंत्री या जो भी इनके इसमें इन्होंने योजनाएं बनानी है, तो भाई नीति निर्धारण सरकार ने करना है और अपनी बातें। अभी चुनावी वर्ष है, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत टाल मटोल करके जो बातें कर सकते हैं, नहीं तो आप देखो बेरोजगार संघ ने जितना बड़ा आंदोलन उठाया था, उसके बाद इन्होंने बोला सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सर मेरी सहयोगी रिया कुछ सवाल पूछ रही हैं। जी जी पूछिए। चलिए, लगता रही है कि आवाज हम तक। मैं बता रहा हूँ, बेरोजगार संघ ने जो इतनी बड़ी जो पेपर लीक जो मामला था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि सीबीआई जांच की मांग होगी, उन्होंने संस्तुति भी कर दी थी। ठीक है सर, आपके जवाब का हाँ प्रभा जी से जवाब ले लेते हैं सर थोड़ा सा, फिर एक एक कमेंट। अभिषेक जी मैं दोबारा आऊंगा सर आपके पास, एक कमेंट सबसे ले लेते हैं ना, फिर वो टाइम नहीं मिल पाता। प्रभा जी आपको क्या लग रहा है, आप तो बड़ा दावा कर रही हैं भाई 27 का चुनाव जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सब कुछ कर रहे हैं, ऑल इज वेल है, तो ये हो क्या रहा है? 40,000 से ज्यादा निगम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। प्रभा जी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं आ रही है। पंकज जी आप बताइए सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा है कि इसमें जो जहाँ तक सरकार की और कर्मचारी संगठनों की बात है, और इसमें बेसिकली उनका जो मुद्दा है वो नियमितीकरण का है कि हमें नियमितीकरण करा जाए और जो हेल्थ फैसिलिटीज, गोल्डन कार्ड और ये सारी चीज़ें जो एक नियमित कर्मचारी को मिलती है वो हमारे साथ भी सेम चीज हो जाए। लेकिन सरकार इतनी विफल है इन चीजों में। अभी आपने कुछ दिनों पहले उपनल का, सुप्रीम कोर्ट से उपनल के कर्मचारी जीत के आए एक केस, जिसमें उनका नियमितीकरण का केस था। सरकार बेरोजगार संघ और उसके बीच में फंस गई। एक तरफ बेरोजगार का संघ का जो आंदोलन था और दूसरी तरफ जो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें भी सरकार की फजीयत हुई। दूसरी मैं बताऊं तो नर्सिंग में एक नियम है कि आप जो है नर्सिंग और फार्मेसी में कि वर्षवार आपकी जो है नियुक्तियां होंगी, लेकिन सरकार उसमें एक पलीता और लगाती है कि उसमें एंट्रेंस एग्जाम के चक्कर में क्या हुआ कि दोनों जो नर्सिंग जो वर्षवार और जो परीक्षा के फेवर में थे वो दोनों आपस में भिड़ गए। यही चीज गेस्ट फैकल्टी के साथ भी होता है। शिक्षा बंधु, शिक्षा मित्र को तो नियमितीकरण कर दिया, लेकिन जो अभी गेस्ट फैकल्टी आजकल प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे गेस्ट फैकल्टी हैं, उनका नियमितीकरण का मसला अटक जाता है। सरकार एक समन्वय नहीं बना पाती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो इनके एम्प्लॉय हैं और जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं। एक नीति थी पहले प्रदेश के अंदर कि 15 साल तक अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी सेवा में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, जिन पर भावी सरकार को काम करने की जरूरत है। प्रभा जी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता बनी हुई है। प्रभा जी सीधे आपके पास आना चाहूंगी। मैम पहले हाईकोर्ट पर फटकार आप लोगों को लगाता है, उसके बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कर्मचारियों के विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर मैं करूं, उसकी टिप्पणियां साफ और स्पष्ट थी कि कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ कोई ठोस नियमावली लाई जाए या कोई ठोस कदम उठाया जाए। मैम सीधा सवाल आपसे, क्या कदम उठाया गया अब तक? प्रभा जी हमारे साथ हैं क्या? प्रभा जी आपको आवाज आ रही है? रिया प्रभा की आवाज, हाँ जी रिया सवाल दोबारा पूछिए। मुझे लगता है प्रभा जी तक आपकी आवाज नहीं पहुंची है। ठीक है प्रभा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है हाँ, चलिए बोलिए लेता हूँ जी। कि जो ये नियमित सरकार, इस प्रदेश में पहले एक नियम था कि 15 साल के बाद जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी होते हैं उनको नियमितीकरण कर लिया जाता है, जिसके अंतर्गत शिक्षा बंधु, शिक्षा मित्र और भी डिपार्टमेंटों में बहुत सारे लोगों का नियमितीकरण हुआ। अब कांग्रेस क्या करती है कि जाके उसको कोर्ट में चैलेंज कर देती है जी, और कोर्ट में चैलेंज होने के बाद फिर ये होता है कि नियमितीकरण का नहीं चीजें वो चलेंगी। तो वो जो एक सरकार का गलत मूव था वो आज तक प्रदेश के जितने भी युवा हैं, चाहे वो उपनल वाले हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। बताइए इससे पहले किन किन सरकारों ने, जो आप बोले कांग्रेस ने 15 साल वाली कोर्ट में गए हैं, उससे पहले आप बताइए कितनी नियमित हुई है? बहुत नियमित। शिक्षा बंधु 5,000 से ऊपर,
शिक्षा वो मित्र कांग्रेस की सरकार में नियमित हुए वो हैं। नियमितीकरण हुआ है, बंद किसने करा है? उससे पहले आपने पूछा हेल्थ सेक्टर में आयुष के डॉक्टर बहुत सारे हुए हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर कम से कम नहीं भी तो 60-70 डॉक्टर आयुर्वेदा के जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे वो नियमितीकरण पे हुआ है। शिक्षा मित्र 2-3 हजार थे, किसने करवाई? शिक्षा आप बंधु थे। बताइए, इसके लिए तो एक बंद पॉलिसी- किसने करा? अरे, अगर आप चीज को एक- बंद करोगे, अगर आप बहनों प्रदेश जी, हित को नहीं बहनों जी, मानोगे, बहनों अगर आप जी, प्रदेश आप के युवाओं किसी का को शोषण 1,000, करोगे तो 2,000 आपके पे ऊपर नौकरी आवाज पे उठेगी। रखोगे और आप बोलोगे कि ठीक। इनको फैक्ट इज फैक्ट। फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। आप गए हो तो गए हो, रोका है तो रोका है। नहीं, आप उसको ये चैलेंज मत करो कि किसने क्या करा। आपने ये काम कर रहे हैं, उसके बाद ये चीजें आई है। आपकी सरकार ने उसको रोका है 15 साल का नियमितीकरण। नहीं, अगर वही अगर रूल लागू नियम होता विरुद्ध अगर तो आज ये सरकार नहीं गई है होती। ना, नियम विरुद्ध अगर सरकार गई है तो सरकार पटकनी खाती ना। या नियम उसके एक चीज बताइए, अगर आप कोई भी चीज कोर्ट में ले जाते हैं, नियम विरुद्ध अगर जाएगा तो आप सरकार वापस के होइए पास ना। जब पैसा नहीं होता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रखता है। जब वित्त विभाग मना करता है कि वी डोंट हैव कैपेसिटी टू बियर दो, अरे, हायर अथॉरिटी भी सर, ये हायर तो हर जगह हो रहा है। आप तो हायर कोर्ट चले जाते हैं। तब वो करते नहीं, ये हैं। तो और हर एक डिपार्टमेंट- बंदा- पंकज जी। दूसरी बात मुझे ये तो हर बताइए, डिपार्टमेंट में हो रहा है। अगर किसी ने अपने 15 साल प्राइम अपने ईयर जो है एक संस्था को दे दिए हैं, उसके बाद वो 15 साल के बाद जाएगा कहाँ? ये बताओ। ठीक है, अब वो तो आप ना सुनिए, घर का ना घाट आप का। रुक जाइए। अभी आप अब बताओ, सत्ता आप पक्ष से आज- पंकज जी और अभिषेक अभी, जी थोड़ा सत्ता पक्ष से इन्होंने जवाब ले लेते हैं। में एक- आपने नहीं, जो आप काम एक करा है बताओ, मानो उसको। इन्होंने कई जगह, अभी आप बताऊं, ये जो हमारे शिक्षा विभाग में कई जगह इन्होंने बोला ठीक है आपको दोबारा ठीक है कि- सर, या- सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं क्योंकि आप लोग तो जो है सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन जवाब तो वो देंगे। रिया, मैं चाहता हूं कि आप प्रभा जी से कोई सवाल पूछें। जी सचिन जी, प्रभा जी, मैम मेरा सवाल यही है कि आखिर धामी सरकार क्या कदम उठा रही है? सामान्य वेतन की बात जरूर कही जा रही है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा और 2026 में आप लोग लाए भी इस चीज को, लेकिन जॉब सिक्योरिटी का क्या? पहले हाई कोर्ट आप जाते हैं, हाई कोर्ट से फटकार लगती है तो सुप्रीम कोर्ट का आप रुख करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा है ना मैम कि आप लोग नियमावली लाइए, ठोस कुछ कदम उठाइए। वो ठोस कदम का आखिर कब तक इंतजार किया जाए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। और देखिए, अगर मैं इससे पहले जितना मैं सुन पाई हूँ उसमें यही आया है कि जो पहले की सरकार रही है, अगर उसमें कोई कमी रही है, हमने उसको दूर करने का काम किया है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे अगर बेरोजगार संघ की हम आज बात कर लें कि जितने भी युवा थे, उन्होंने जब ये मांग अपनी वहां पर रखी थी कि हम लोग लगे हुए हैं और 10 साल का हमारा जो सर्विस वहां पर हो गई है, उसके बाद हमें नियमित किया जाए या समान वर्क, सेम वर्क और सेम पे वाली बात आई थी, तो उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया था। उसके बाद वो हड़ताल से हट गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो हमारे बेरोजगार संघ की हम बात कर रहे हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा के जो उपनल के जो कर्मचारी थे, जब उन्होंने भी ये मांग रखी थी, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने आमंत्रित किया था, वो वहां पर गए थे और जो जो उन्होंने उनकी मांगे थी वो सारी उन्होंने पूर्ण कर दी थी। तो उसके बाद, लेकिन ये भी मैं जरूर मानती हूँ कि जब उन मांगों को मान लिया जाता है, उसके बाद जितना समय लगता है उसको पूरा करने के बाद वो सारी चीजें पूरी भी हुई हैं। और उपनल कर्मचारियों ने तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आपने हमारी सारी मांगे मान ली हैं। लेकिन उसके समय के बाद भी कुछ चीजों में जब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो जब 15 साल वाला जो ये आ रहा है कि इसके बाद हमें नियमित किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो उनके मैं कहूँगी प्रेसिडेंट, जितने भी लोग थे वो गए थे और उन्होंने दोबारा अपना प्रस्ताव दिया है। तो सरकार ने उनको यही कहा है कि मतलब जो भी उनके संघ से जुड़ी हुई मांगे हैं उनको सबको माना जा रहा है, लेकिन हाँ, वो चरणबद्ध तरीके से जो एक प्रक्रिया होती है उसके तरीके से ही उसको किया जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब से ये भर्ती हुई है, इसमें आज मैं ये कहूंगी कि हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। तो एकदम से ऐसा कोई ऑर्डर आ जाए कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं आप उनको ये कहना तुरंत चाह रहे हैं नियमित कि भाई सबको कर दिया मुख्यमंत्री जी जाए, गए थे तो उसमें इसके पीछे जब कोई कांग्रेस की सरकार चाल से तो उनकी छिपी नहीं बातचीत हुई है। तो यही कहा गया प्रभा था जी, कि जिस ये पर आप सारी थोड़ी देर में आ चीजें जाएंगे होंगी, अभी। लेकिन चरणबद्ध तरीके से होंगी कि कुछ हजार जो शुरू से करिए पहले उनको कर दिया जाए, फिर दूसरे चरण में किया जाए। लेकिन ये पक्का है कि सरकार ने उनसे वादा करा है कि जितने भी लोग हैं सबको नियमित किया जाएगा। मैं एक पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से कुछ कमी है या नहीं है, या सरकार को काम करना चाहिए, या फिर लोग खामखा भाई आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए और इसके पीछे थोड़े दिनों में ये तो नहीं कहेंगे कि भाई कांग्रेस करा रही है ये काम? जी,
मैं ये जरूर कहूंगी कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम तो जरूर हमारे राज्य में कर रहा है, और वो हमने समय समय पर देखा है। जब अगर आप परीक्षाओं की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वो मुख्यमंत्री जी हैं, अगर आज ही आपने अपने चैनल में करने वाले विपक्ष बुला के लाए, हेल्पलाइन नंबर है, अगर उसमें भी कोई अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रहा है, जैसे ही उनकी संज्ञान में आ रही है वो सारी समस्याओं का तुरंत हल हो रहा है। जब हमारे बच्चे ठीक है, आप परीक्षा इससे पहले हुई थी, उसके प्रभा जी, ये जो नर्सिंग का है, जो ये नर्सिंग कर्मचारियों की, इस प्रकार कांग्रेस ने ये सोचा कि हम वहाँ पर चले जाएं, बच्चों को गुमराह करना, सर जल्दी से पूछे फिर मुझे ये अनिल जी से। नर्सिंग कर्मचारियों की जो नियमावली लाई है वो सरकार ने क्यों बदली? जब वो ईयर वाइज हो रहा था तो उसको एग्जाम के ऊपर क्यों लाए? अभिषेक जी, ये जो कर्मचारियों के नियमितीकरण की तो समस्या है सर, ये कोई नई तो नहीं है, दशकों पुरानी है। आप बता दीजिए आपने सरकार ने क्या काम किया? अगर आप लोग इतना ज्यादा कर्मचारी की पीड़ा सरकार के सामने लेकर जा रहे हैं तो आप बता दीजिए आप क्या ठोस कुछ लेकर आए कर्मचारियों के लिए? आप कर देते उन्हें परमानेंट। वहाँ पे माहौल पैदा कर दिया था, राज्य विरोधी वहाँ पे नारे लगने लग गए थे। कहाँ राज्य विरोधी नारे लगे? गया था कि जैसे रिया, एक मिनट में आपका सवाल ये होल्ड करूंगा, अभिषेक जी उसका जवाब देंगे जो आपने पूछा है, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक का कमांड आ जाएगा। तो मैं अनिल जी, मैं आपको भी चर्चा में लाना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे सब गेस्ट एक कॉमेंट जरूर करें। तो अनिल जी, आपको क्या लग रहा है कि भाई इनकी मांगों पर सिर्फ आप यूज कर रहे हैं लोगों को कि भाई आप आ जाइए, संविदा पर आ जाइए, या टेंडर प्रक्रिया के तहत आ जाइए, ठेकेदारी के प्रथा के अंडर आ जाइए, लेकिन काम तो हो रहा है। लेकिन जब इनकी मांगों को मानने की बारी आती है तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही की जगह खड़ी है। देखिए सचिन जी, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है फिनेंस। हम आज बात तो कर रहे हैं कि इतनी नौकरियां देनी चाहिए, लेकिन आप यकीन मानिए कि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना देश दुनिया की कोई सरकार ऐसी नहीं है जो हर बेरोजगार को सरकारी नौकरी दे सके। सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरी, ऑर्गेनाइज सेक्टर छोड़िए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि इतने लोग हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, पिछले कुछ समय में आप देखिए इतने हमारे कॉलेज खोल दिए जगह जगह। आप कहीं चले जाइए पहाड़ में, डिग्री कॉलेज खुले हुए हर 10-15 किलोमीटर में। आप बेरोजगारों की, पढ़े लिखे बेरोजगारों की, आप कहो कि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी हैं लोग, बीकॉम किए हुए हैं, तो उनकी एक फौज आप खड़ी कर रहे हो। अब जब आप एक फौज खड़ी कर रहे हो और आपको पता है कि आपके पास संसाधन सीमित हैं, भाई देखिए सरकारी नौकरी तो बहुत सीमित लोगों को मिल सकती है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी को मिल जाए। और आप ये समझिए कि एक सरकारी नौकरी देने में जितना खर्च है उतने में सरकार 5 कर्मचारी आउटसोर्स से रख ले रही है, तो सरकार क्यों खर्चा करना चाहेगी? भाई एक को 40, 45, 50 हजार स्टार्टिंग में मिलेगा, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा ग्रेड पे के हिसाब से। हाँ, और उतने में उतने में आ रहे 3-4 कर्मचारी आ जाते हैं। और फिर वो प्रेशर नहीं है कि भैया पेंशन देनी या 60 साल तक रखना ही रखना है, ना ग्रेचुइटी देनी है आपको, ना कुछ और देना है। तो एक तरह से सरकार वो जो फाइनेंशियल जो बोझ है उसको कम करना चाहती है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तराखंड सरकार, वो सभी के साथ आप देखो कहीं भी पूरे देश भर में हर सरकार ये कोशिश कर रही है, चाहे वो बगल में हिमाचल की सरकार हो, चाहे कहीं और की सरकार, सब सरकारें कोशिश कर रही हैं। और जो जहां तक नौकरी देने की बात है ना, देखिए हमारे पास तमाम बेरोजगार हैं, अलग अलग सेक्टर के बेरोजगार हैं, नौकरियां हमारे पास सीमित हैं। तो ऐसा भी है, उसमें एक तो स्किल की बात भी होती है कि स्किल्ड कितने हैं। अब जैसे नर्सिंग वाला है तो नर्सिंग में सिर्फ आप डिग्री के आधार पे तो नौकरी नहीं दे सकते। मुझे याद है 2016 में जब हरीश रावत सीएम थे तो जुलाई 2016 में 600 पदों पे संविदा फार्मासिस्ट की भर्ती निकली। सरकार ने एक विज्ञापन निकाला कि 600 पदों पर संविदा फार्मासिस्ट की भर्ती होगी। 11 महीने हो गए, सरकार भी चले गई, सब कुछ हो गया, उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। उस समय जो संविदा फार्मासिस्ट जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, अनिल जी एक बहुत महत्वपूर्ण सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जब सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना होता है तो वो खनन के दाम भी बढ़ा देंगे, वहां पर जो चीजें हैं टैक्स वगैरह वो बढ़ा देंगे, शराब लिकर को लेकर के आप नई पॉलिसी बना देंगे, आप तमाम सेस लगा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, लेकिन सर जब देने की बारी आती है तो फिर आप क्यों, वो कहते हैं ना दूध से मक्खी पकड़ते हैं, इस तरह की कहावत है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा तो ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि सरकार का फोकस है पैसे कम से कम खर्च हो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा निकले, इसलिए सरकार आप देखो कि आउटसोर्स की तरफ जा रही है। सरकारी भर्तियां वैसे ही पिछले कुछ सालों में आप देखो कि लगातार 40,000 से ज्यादा कर्मचारी अपनी जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। कोर्ट की भी कई टिप्पणियां आई हैं उनके पक्ष में। अब इसका हल क्या, कैसे हल निकलेगा?
तो अनिल जी हल कैसे निकलेगा? हाँ, देखिए हल ये है कि सरकार ने, मुझे ध्यान है कि खैर राज्य निगम कर्मचारी तो खैर परमानेंट वाले ही हैं, जो निगम के कर्मचारी हैं हमारे, और निगम जितने भी हैं वो सब ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उसका सरकार से मतलब नहीं, वो ऑटोनॉमस है, खुद कमाते हैं, खुद खर्च बिल्कुल करते सही हैं। बात। तो ज्यादातर वो उस पे उनकी जो मांगे हैं, उनकी एक तो गोल्डन कार्ड वाली मांग है, और गोल्डन कार्ड पे तो मैं ही मानता हूं कि सरकार पूरी तरह फेल है। आप ये देखिए कि गोल्डन कार्ड को लेके आप अंशदान भी लेते हैं कर्मचारियों से, उसके बावजूद हम देखते हैं कि तमाम जो हॉस्पिटल हैं वो इलाज देने में मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम पैसा नहीं देंगे। अगर सरकार को आप इतने साल हो गए आपको ये योजना चलाते हुए, अगर आपको लग रहा है कि ये योजना खराब है तो आप इसको बंद करो, इसको मोड बदलो, कुछ करो, लेकिन आप एक तो पैसा भी ले रहे हो कर्मचारी से, और जब उसको जरूरत है इलाज की, जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो पता चला जी गोल्डन कार्ड तो चल नहीं रहा। तो ये एक समस्या है, ये तो खैर सरकार को सुलझानी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि चुनाव का वक्त है तो सरकार भी ये बात समझ रही होगी, कर्मचारी संगठन भी ये बात समझते हैं कि चुनाव का वक्त है, इस वक्त हम प्रेशर करेंगे तो हमारी बात मानी भी जाएगी, और मुझे लगता है कि सरकार टेबल पे बैठ के बात करेगी और समझाने की कोशिश जरूर करेगी कर्मचारियों को भी, और जो अन्य आंदोलन वाले हैं उनको भी समझाने की कोशिश जरूर करेगी। तो अनिल जी, जैसे अभी कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे, हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री, कि नहीं उनको उनकी हक मिलना चाहिए, लेकिन जब आप कुर्सी पर थे तो क्या वो हक उन कर्मचारियों को दे पाए? मैं वही बात कहने वाला था कि 2016 में, जो मैं संविदा फार्मासिस्ट वाला बता रहा हूं, 2016 में जुलाई 2016 में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, 600 पदों पर संविदा फार्मासिस्ट की भर्ती का एक विज्ञापन जारी हुआ, और सरकार चले गई, उसके बाद भर्तियां नहीं हुई, 11 महीने बीत गए, भर्ती नहीं हुई। जब आंदोलन किया उन छात्रों ने जिन्होंने फॉर्म भरे थे, पता किया तो पता चला कि ऐसा तो पद ही नहीं थे, सिर्फ उस समय चुनावी फायदे के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया और बहुत सारे लड़कों ने वो फॉर्म भरा था। तो देखिए सरकारों पे वो चुनाव का समय होता है, सरकारें तमाम चीजें करती भी हैं, और कुछ का फायदा मिलता है, कुछ का नहीं भी मिलता। चलिए अभिषेक जी जरा जवाब दे दीजिए अब। अभी वरिष्ठ पत्रकार अनिल और आपको रिया जी का भी जवाब देना है, जो वो अभी आपसे पूछ रही थी कि भाई आप लोगों ने क्यों नहीं किया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो चंदोला जी बता रहे थे कि हरीश रावत जी के टाइम पे ऐसा हुआ, ऐसी कई भर्तियां, हरीश रावत जी को एक बहुत बड़ा टास्क मिला था 2014 में, जब केदारनाथ आपदा आई थी और उत्तराखंड लगभग तहस हो गया था, ठीक है। तो उस उत्तराखंड को पटरी पे लाने के लिए, चार धाम यात्रा को पटरी पे लाने के लिए हरीश रावत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और जो उन्होंने बखूबी काम किया। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे काम, ऐतिहासिक काम ये किए कि जो गैरसैंण का भवन बनाया, उसके लिए उन्होंने करीबन 15 से 17 करोड़ रुपए आवास को आगे करने के लिए काम भी किए। मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, कर्मचारियों में उन्होंने शिक्षक बंधु और शिक्षक मित्रों को मानी उनको परमानेंट करने के लिए पहले हो गए थे हरीश रावत जी से पहले नहीं हुए, पहले हो गए थे। चलिए सर, मुझे अभिषेक जी छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है सर, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां से आप अपना विचार रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 40,000 कर्मचारी की जो चेतावनी है उसको लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, बीजेपी से तमाम सवाल हैं क्योंकि सत्ता में वो है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात 40,000 कर्मचारियों के उस चेतावनी की हो रही है जो सरकार को जारी कर दी गई है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अभिषेक जी, अब रिया ने भी सवाल आपसे पूछा था कि भाई कांग्रेस के टाइम पे आप ही कुछ फैसला ले लेते, और भाई साहब अभी अनिल जी कह रहे थे कि एक भर्ती आपके टाइम पर भी निकली थी जो चुनावी घोषणा बनकर रहेगी सिर्फ। सचिन जी ऐसा है, इनकी बात भी सुनी भाई साहब की मैंने, चंदोला जी की, लेकिन होता क्या है, जिस समय सरकार थी मुश्किल से जब आपकी निविदाएं निकली होंगी, तो अगर माना सरकार चली गई तो नेक्स्ट सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भाई पुरानी निविदाओं को पूरा करने के लिए अब ये तो सर बात आप बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं कि भाई हमने तो कर दिया, चुनाव में हम आए नहीं आए, हमने तो गेंद फेंक दी। नहीं, अब वो सही पाले में नहीं गई तो बीजेपी के पास चले जाओ। उसका भी कारण बताऊं, उसमें लोग कोर्ट चले गए थे, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। उसमें लोग कोर्ट चले गए थे, तो भाई सरकार अधर्मी होती है, क्या कोर्ट के पक्ष में बोले या जनता के पक्ष में बोले। दूसरी चीज है, 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव से पहले आए तो उन्होंने बोला हमारे देश में मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब पता नहीं कितनी नौकरियां दी ये तो वही जाने, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, चाहे आज प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे किसी भी प्रदेश की, अगर चाहे आप किसी पार्टी के हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो
मुखिया होता है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो उनका कर्तव्य होता है कि आपकी समस्याओं को सुलझाना और उनकी परेशानियों को दूर करना। तो जी। इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो निश्चित सोच रहे होंगे। और जो 40,000 हैं, 40,000 तो इस समय 40 है कि 2014 में जब नियमितीकरण की बात आई थी तो आप ही की हरीश रावत जी की सरकार थी जिसने ऐसे नियम उसके साथ जोड़े कि आधे से ज्यादा कर्मचारी उस लिस्ट से ही बाहर हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी मानते होंगे सर कि आउटसोर्स को सबसे ज्यादा बढ़ावा आप ही की सरकार ने दिया था। मैं अभी आपको बताऊं रिया जी, हमारी सरकार, आप बता रहे ना, यहाँ पे उत्तराखंड बना 2000 में, तो हमारे यहाँ पे शिक्षक बंधु और शिक्षक मित्र, आपने सुना होगा, 2-2, 3-3, 4-4 हजार की नौकरियों पे भाजपा ने लगाए। जब उनकी स्थिति इतनी बुरी, ये होता ही है 2000, 3000, 4000 में क्या करेगा, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए तिवाड़ी जी से लेकर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, उसके बाद फिर खंडूरी जी की सरकार आई, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन नियमित दोबारा उनकी मानदेय बढ़ाया, उनको नियमित किया हरीश रावत जी की सरकार। हो सकता है कुछ सरकारें, ये हम पूरा ये नहीं बोल रहे कि भाजपा ने ही इसमें खामी छोड़ दी, लेकिन आपको जो परिवार का मुखिया होगा, 10 साल से तो लगभग यहाँ पे भाजपा की सरकार है। अभी आपको 40,000 लोग दिख रहे होंगे, आपको बेरोजगार संघ नहीं दिखा होगा, अभी और जितने भी कर्मचारी संगठन है वो नहीं दिखे होंगे कि कितने धरने पे बैठे हुए हैं और कितनों को बेरहमी से पीटा जाता है। और मैं आपको ये बताऊं, उनको उठाने के लिए पुलिस वाले ना बिना नंबर प्लेट और बिना नेम प्लेट के जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस बात का ऐलान करेगी कि हम नियमित करेंगे सभी कर्मचारियों। मैं ये बात मानूं, आप अगर आज कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और धामी सरकार से इस बात की अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कर्मचारियों को नियमित करें, और चलिए मान लीजिए धामी सरकार नहीं कर पा रही है या वो कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं है उन पर, तो मैं ये मानूं कि 2027 का जब चुनाव होगा उससे पहले आप ये चीज अपने घोषणा पत्र में लाएंगे कि हम नियमित करेंगे कर्मचारियों को। मैं ये चीज मान लूं, मतलब या जी, अब आपके राष्ट्रीय चैनल पे बैठा हूं, मैं तो अपनी इतनी बात कर सकता हूं, मैं अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है या प्रदेश नेतृत्व है, ये बात उनके सामने रख सकता हूं। और वो बड़े नेता हैं, वो बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई खाली ढोल पीट दिया। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां 2014 में आपने सुनी थी, प्रभा जी से बात करते हैं। प्रभा जी हो गया। अब प्रभा जी ये बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारे बड़े नेता अभिषेक जी कह रहे हैं जब उनसे बात होगी उनके समक्ष बात रखी जाएगी। अब बड़े नेता बोल रहे हैं तो सोच समझकर ही बोल रहे होंगे ना। तो प्रभा जी, जो काम कांग्रेस कह रही है कि हम करेंगे सत्ता में आने के बाद, आप तो सत्ता में आप ही कर दीजिए ताकि लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पहले जो मैं अभी सुन रही थी ने अभिषेक जी को ये बोल रहे थे कि देखिए बात करिए तो सरकार का काम है, ये करेगी, इनके भाई भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री इनकी, तो देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसने साफ पल्ला अपना झाड़ दिया है। उनका कहने का मतलब है कि हमें आंदोलन हो कुछ हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि नियमितीकरण ये करेंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अभी कल को ही 10 लोग सड़क पर बैठ जाएं तो सबसे पहले कांग्रेस के जो हमारे अभी प्रदेश में पंचमुखी नेता है वो जहाँ कर बैठ जाएंगे और उनसे ऐसे ऐसे नारे लगवाएंगे और खुद वहाँ पे भाषण देंगे, बंदूकें वहाँ पे हमने लहराते हुए इनके नेता को, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है गोदियाल जी, उनको देखा है कि वो उनकी समस्याएं सुलझाने की बजाय जो उनको गुमराह करने का ये लोग काम करते हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकारें, अगर हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि बिल्कुल हम उनका ध्यान रख रहे हैं और बहुत जल्दी ही जो भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि 4 धाम यात्रा भी आने वाली है। नहीं, 4 धाम यात्रा पहली बार आ रही क्या? हमें सभी लोगों की 4 धाम यात्रा पहली बार आ रही। अब आप बोलोगे इसके बाद आपदा आ गई, इसके बाद ठंड हो गई, इसके बाद गर्मी का सीजन आ गया, इसके बाद बरसात आ गई, तो ऐसा कुछ न कुछ तो आता रहेगा ना। करके दिखाया है। और मैं इनसे एक प्रश्न ये पूछ लेती हूँ कि हम तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको भी पक्का करने की बात कर रहे हैं, बेरोजगार संघ से भी जब उनका जो उनके जो लोग होते बैठते हैं उनके नेता, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं, उन्होंने हमने खुद देखा है, धन्यवाद किया। लेकिन मैं आपसे तो ऐसा नहीं बोल रहे मिले नहीं है, मुख्यमंत्री जी मिले हैं और सिर्फ मीठी गोली देके निकल गए हैं। आप तो मीठी गोली देके निकल गए हैं। पे क्या रखेंगे आप? जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पर है, आज तक आपने कितनी उनको सैलरी दे दी, उनकी सैलरी उनके अकाउंट में नहीं जा पा रही है। और जब ये अपने सरकार के बारे में बोल रहे हैं क्या? अपने सरकार के बारे में बोल रहे हैं क्या? अभी कई कर्मचारी हैं जिनको 4-4, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। रुपए आपके अकाउंट में दे देंगे। आज हिमाचल में आप चले जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ बिजली की दरों का क्या हाल हो गया है। तो ये वादे करते हैं। दरों के बारे में फिर बोल गया आप।
इस पंकज समय जी, आपको फिर क्या उन्होंने लगता है? बिजली की दरें बढ़ा दी है पंकज उत्तराखंड जी, में। आपको क्या लगता है कि भाई आप स्मार्ट चुनावी मीटर, क्या गेंद चीजें कर रहे हैं आप लोग? आपके सही पाले में चली जाए तो ठीक है, नहीं तो कहोगे नहीं भाई बीजेपी वालों अब तुम करो। सचिन फिर- जी, मैं आपको ये बात कहूंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, अगर आप हमारा 2022 का भी चुनावी घोषणा पत्र देख लेंगे तो हमने वो सारे वादे पूरे करे हैं जो हमने कहे थे। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं कि कितने हजार गोल्डन हमने कार्ड के बारे में घोषणाएं बता करी रहा हूँ, थी, ये उसमें कर्मचारियों को पूरी हो उनके गई है। हक से ही मार रहे हैं 315 जिनके ऐसी बने हुए घोषणाएं जिन पे हैं। काम ये चल मैं तो रहा बता रहा हूँ, है। ये और मुझे लगता है जो कि 40,000 चुनाव कर्मचारी है ना, ये आयोग गोल्डन कार्ड नहीं गलती में हो बनवा रहे हैं। लेकिन सत्ता कांग्रेस पक्ष का जो तो भी है, मैं वो ये कहती हूँ कर्मचारियों की बातों को रखने में विफल हुआ है। सत्ता पक्ष जो है, जो निगम के कर्मचारी हैं, उनके जो बेसिक हक हुकूक हैं, जो उनका स्वास्थ्य है, जो उनकी ड्यू पे है, वो उन सारी चीजों पे सत्ता अभी नहीं दे पाई है। गोल्डन कार्ड अगर आपके परमानेंट कर्मचारियों को है तो निगम के कर्मचारियों को क्यों नहीं है? निगम कहीं ना कहीं आपको कमा के दे रहे हैं। उन कर्मचारियों को जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनको आप क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है। अभी कुछ 2 साल 3 साल पहले 108 में जो चीजें हुई थी, जो उनके कर्मचारियों को निकाल दिया था ओवरनाइट, ऐसा ना हो इसके लिए कर्मचारी संघ अभी और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं वो काम कर रहे हैं। सरकार ने क्या करा है? सरकार को एक ब्रिज का काम करना है बेरोजगार संघ प्लस नर्सिंग, जो उन्होंने बेरोजगार संघ और उपनल कर्मचारियों के साथ करा, जो नर्सिंग के स्टूडेंट के साथ हो रहा है। जब एक वर्षवार नियुक्तियां होती थी तो सरकार को क्या जरूरत थी उसको छेड़ने की? जब आपका वर्षवार चल रहा है जो नौकरियों का, उसमें आपने एक नई नियमावली लाई, कभी लाते हो कभी हटाते हो, कभी लाते हो कभी हटाते हो। ऐसे ही इन्होंने करा प्रिंसिपल के टाइम पे, जो इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की वैकेंसीज होती थी। पैसे कहां से ऐंठे जाएंगे? पहले जो पैसे कहां से ऐंठे जाएंगे? मैं वही बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल की वैकेंसीज होती थी, वो प्रमोशन और उसके बेस पे चलती थी। अब इन्होंने बीच में सरकार ने दोबारा एक उंगली करने के लिए उसमें लाया कि अब जो है एग्जाम के थ्रू होगी। वहां पे भी उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है। डॉक्टर पंकज जी, यूकेडी के पास क्या ब्लूप्रिंट है ऐसा? क्योंकि यूकेडी का जो ये पीड़ा इस वक्त महसूस कर रहे हैं कर्मचारी, 40,000 से ज्यादा कर्मचारी आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनकी समस्या को हल करने के लिए यूकेडी के पास क्या ब्लूप्रिंट है सर? देखिए, जब हम एक बार बीजेपी के साथ सत्ता में थे तो उस टाइम पे जो यूकेडी ने है पटवारी रिफॉर्म और अमीन रिफॉर्म लाया था, क्योंकि वहां भी ये सारी चीजें थी, ये अनियमितताएं थी, पे पैरिटी पे डिफरेंस से। तो माननीय दिवाकर भट्ट जी उस समय पे राजस्व मंत्री थे और हमने कर्मचारियों के लिए पटवारी रिफॉर्म और अमीन रिफॉर्म लाया था। दूसरा, यूकेडी ये मानता है कि ठेकेदारी प्रथा इस प्रदेश की जनता के साथ छलावा है, ये सीधे सीधे बंद होना चाहिए। अगर आप हमारे 4th क्लास के कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से ले रहे हो, व्हाई नॉट वी गो विद द ए क्लास कर्मचारी? जितने में ए क्लास कर्मचारी हमें पड़ता है उतने में तो हम 50 4th क्लास कर्मचारियों को रख देंगे। एक उसको लाओ ना कॉन्ट्रेक्चुअल पे। तो उसको आप कह रहे हैं कि बड़े अधिकारियों की भी आप ऐसे अगर- भर्ती कीजिए। अगर- सर वो फिर अगर- एग्जाम्स का अगर- क्या होगा? नहीं, अगर बड़े कर्मचारियों को आप ला रहे हो, ग्रेड बी ग्रेड ए वालों को, उनको तो मोटा पैसा देना पड़ता है। अनिल जी, ग्रेड ये सी क्या और मांग ग्रेड सही है? 4 में जहां पे इतने सारे कि ए हमारे बी ग्रेड employee को भी लग अब सकते हैं। ठेकेदारी में लगा दो तो फिर विकास कैसे होगा, fourth काम class कैसे को होगा? क्यों लगाओगे यार? ये बताओ, सर fourth एक class और सिस्टम third class को क्यों मेंटेन लगाओगे? है ना काम करने का। 4th क्लास और 3rd क्लास को क्यों लगाओगे? वो इंसान नहीं आप है। ऐसा मानते हैं? उन्हें वो क्या नहीं मानवता चाहिए के आधार पर ए क्लास बी क्लास तय होना चाहिए? सब है नहीं, अब वैसे आपकी जो पे स्लिप होती है, ग्रेड पेज होते हैं, जो 10th 11th 12th 13 ग्रेड के कर्मचारी हैं वो तो मोटा तनख्वाह लेते हैं, 2-2 लाख रुपए लेते हैं। 2 लाख रुपए में 20,000 के हिसाब से कितने कर्मचारी आ जाएंगे? पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो 4th क्लास के साथ क्यों हो रहा है? उसकी ह्यूमन डिग्निटी कहां है? आप ये बताइए। एक कर्मचारियों जो को भी कर्मचारी हैं वो सारे हमारे राज्य के ही हैं। ऐसे आप कहीं पर भी चले कहीं जाइए, के भी लेकिन हो, जो grade 1, grade 2 है, जो all India level पे test होते हैं, आपने लेटरल चाहे वो एंट्री state शुरू करी है government एक के माध्यम से कर्मचारियों वो में। लोग आते हैं। तो सरकार क्या ने जो वो लेटरल test है, एंट्री उनकी शुरू करी है ना, विश्वसनीयता कहाँ जाएगी? आईएएस वो की test लेटरल जो एंट्री हमारे होती बच्चे है की सरकार पढ़ाई के करते अंदर, हैं, पूरे साल जिसमें ओम इतने बिरला की tough बेटी test लगी है। देने के लिए आते हैं, तो उनके आप लिए कौन सी कर्मचारियों job है? grade अगर 1, grade अगर 2 आप में आते आईएएस हैं की ना वो लेटरल लोग। एंट्री कर सकते हैं तो तो क्या वो बच्चे
जब बेरोजगार संघ, और आपने ये भी देखा होगा सचिन जी, उपनल वालों की भी आपस में जब उनको मैं कहूँगी नियमित किया गया था, तो उन लोगों का आपस में कितना टकराव हो गया था, क्योंकि बेरोजगार संघ की भी ये मांग रहती है कि जब हमारे बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं, टेस्ट देते हैं, आप 15 साल वालों को नियमित कर देंगे तो जो वैकेंसी रह जाएगी, हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो लगाया क्यों पहले उनको? अब वो 15 साल वाला कहाँ जाएगा? ना तो एग्जाम दे सकता है, ना वो अपना काम जोड़ सकता है। वो 15 साल जो उसके प्राइम थे वो कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए कि वो अनिल जी, आप बताइए, जो बात पंकज जी कह रहे हैं, क्या ये जायज है? 15 साल वाला कहाँ जाएगा? और अगर करना है तो ए क्लास से लेकर डी क्लास तक करिए। उनको भी ठीक है पंकज जी, अब जलाली जी से जवाब देते हैं। हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर तो 15 साल वाला कहाँ जाएगा प्रभा जी? वन वे ट्रैफिक नहीं, जवाब भी तो दो। 15 साल वाला कहाँ जाएगा बताइए? ना तो एग्जाम देने के काबिल है, और ना वो अपना कोई नया धंधा कर सकता है। तरीके से होगा। अब आप कह रहे हो कि जो बच्चा एक एग्जाम दे रहा है, अगर 12th के बाद ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हम बिल्कुल एग्जाम बंद कर दे? मतलब तो ये सारी चीजें अरे एक जो परिपाटी चली आ रही है उसको तो फॉलो करो। नर्सिंग वालों को क्यों आपने डाला है दोनों अदर में? वो बच्चे नर्सिंग वाले आपस में लड़ रहे हैं, एक गुड बोल रहा है कि एग्जाम कराओ, दूसरा कह रहा है कि ईयर वाइज करवाओ। ठीक है सर, आप बोलिए अनिल जी। आप सरकार अपने हाथ नहीं खड़ी कर सकती है। दिया जा रहा है। पंकज जी प्लीज सर। डॉक्टर अनिल जी, जिस तरह से यूकेजी की तरफ से जो सुझाव दिया जा रहा है सर, वो कितना जायज? जो उपनल में हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग की भर्ती होती है उसमें अलग अलग कैटेगरी है, उसमें स्किल्ड भी है, सेमी स्किल्ड भी है, उसमें एक ऑफिसर्स वाला भी रैंक है जिसमें ऑफिसर्स पोस्ट पे भी भर्ती होती है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में उसमें एग्ज़ाम कंट्रोलर वगैरह की भर्ती जो है वो उपनल के जरिए हुई है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमारा सेतु आयोग है उसमें हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह 2.5 लाख से 3 लाख रुपए है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें ऊपर के क्लास के नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जितना बड़ा पद होगा ना उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, उतनी बड़ी आप पे लाइबिलिटी है। आपकी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं बहुत सारे, तो हो सकता है कि वो कई गोपनीय चीजें हैं, कई ऐसी चीजें हैं। नहीं हो रही है, लैटरल एंट्री वहां पे भी हो रही है ना आईएएस के, जिसमें ओम बिरला जी की बेटी लगी हुई है। अब आप उस पर जवाब दो कि आईएएस तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज है वो। देखिए हर चीज का ना एक सिस्टम है। मैं आपको ये बताऊं कि हर चीज का एक सिस्टम है, और बहुत सारे पद ऐसे हैं जिन पे आप रख सकते हो, बहुत सारे पद ऐसे हैं जिन पे आप नहीं रख सकते हो। देखिए जब किसी चीज की पॉलिसी बन जाए ना, किसी चीज का नियम बन जाए तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो बनने को तो आदमी पे ही क्यों वो क्लरिकल सर एक बात बताइए, ये कह रही है भाई सी और डी क्लास के कर्मचारियों पर ऐसा सिस्टम नहीं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि कर्मचारी बनाते हैं। सर फाइल बनाना और उसका निरीक्षण करना या और तमाम चीजों का मैनेजमेंट करना, क्या वो सीडी कर सकता है? सिक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट सिक्रेसी की बात कर रहे हैं। सी क्लास का कर्मचारी सारी फाइलें बनाता है, एआरओ वो जो होता है वो सारी वो बनाता है। अब वो सिक्रेसी की अगर आप बात करते हो तो वो तो कॉम्प्रोमाइज कहीं पे भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सी और डी क्लास के कर्मचारी होते हैं, ऊपर के कर्मचारी भी भर्ती वाले में शुरू होती है तो वो किससे होती है? एआरओ से। आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे। एआरओ आप मेरी बात सुनना चाह रहे हैं? आप बताइए। मैं क्योंकि आपका तर्क मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैं आप मेरी बात दोबारा समझा दीजिए ना। नहीं समझ आ रहा क्योंकि आपने सुना नहीं। दोबारा बता दीजिए। बहुत सारे पद ऐसे हैं ऑफिसर्स के भी जो आउटसोर्स से भरे गए हैं, बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से भरे गए हैं। आप तमाम यूनिवर्सिटीज में देखो, जो एग्जाम कंट्रोलर हैं वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। बहुत डेपुटेशन के होते हैं, आउटसोर्सिंग नहीं है वो। दीज आर डेपुटेशन कर्मचारी जो सरकार में मैं होते हैं। बहस करने नहीं आ रहा हूं डॉक्टर पंकज आपसे, आप है ना? बताइए, आप बताइए कौन आप बताइए। मैं बहस करने नहीं आऊं, छोड़िए। आप बताइए उत्तराखंड की कौन सी यूनिवर्सिटी? मेरा सर उड़ीसा सरकार ने ऐसा करके दिखाया जहां जो कर्मचारी थे उन्हें नियमित किया। हिमाचल सरकार भी ऐसा ही कुछ प्रावधान हमारे यहाँ जो रैंक है ना, उपनल में भी ऑफिसर्स वाला रैंक है जिसमें ऑफिसर्स की ही भर्ती होती है। उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स वाले पदों पे ही जाते हैं। अब ये तो देखना पड़ेगा ना, अब बोलने को तो आप कुछ भी बोलते रहो। खैर जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर अनिल जी, सवाल यही था सर, ओडिशा सरकार अभी हाल ही में ऐसा प्रावधान लेकर आई, नियम लेकर आई, उन्होंने अपने कर्मचारियों को नियमित किया। ऐसा ही हिमाचल में भी हुआ। अगर हिमाचल ओडिशा में पॉसिबल है तो उत्तराखंड में आखिर कहाँ लूपहोल, कहाँ खामी?
देखिए, नियमितीकरण तो सरकार की पॉलिसी में होना चाहिए। अभी उपनल वाले मामले में इन्होंने कहा है हम करेंगे, हालांकि उसको लेके तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि अगर आप किसी को नियमित कर रहे हैं ना, तो पहले भर्ती की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। क्योंकि विधानसभा में क्या हुआ कि आपने एक चिट्ठी लिखी और आपको नौकरी पे रख लिया, अब 10 साल बाद वो आदमी बोले कि मेरे को नियमित करो, लेकिन जिस आदमी ने पढ़ाई की, जिसने मेहनत की, उसको आप किनारे कर दोगे क्योंकि साहब उसका कोई सोर्स था नहीं, तो ऐसे तो फिर सोर्स वालों पे ही चले जाएगा। तो इसलिए व्यवस्था बननी चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, मैं डॉक्टर चंदोला की बात को संबंध करते हुए, अभी आपने सचिवालय कर्मचारियों की बात करी ना, सचिवालय कर्मचारी, अब यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष ने एक पैरामीटर तय किया था कि इतने साल से और इतने के बीच में हमने इन कर्मचारियों को हटा दिया। या तो फिर आप अगर निरीक्षण करते तो 2000 जो उत्तराखंड बना है उस दिन से और टिल आज तक जो भी कर्मचारी उसमें, चाहे अगर जो दोषी होते वो बाहर होते, नहीं तो इन लोगों की क्या गलती है जो इन्होंने सिर्फ 4 साल या 5 साल के लोगों को बाहर कर दिया और आज उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष कोई भगवान थोड़ी नहीं है। कल की डेट में सरकार बदलेंगी और उनके भी अच्छे दिन आएंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई आप इन लोगों के साथ आपने इतना अन्याय क्यों किया, या तो फिर पैरामीटर होता तो सबके साथ एक होता ना। आशीष जी, वो अच्छे दिन आपकी सरकार में क्यों नहीं आए? अभिषेक, आपको बताऊं, हमारी सरकार में आप ये मत बोलो कि अच्छे दिन नहीं आए। हमारी सरकार ने किसी को बाहर करने का काम नहीं किया है। अच्छे दिन आए तो जनता बदलती नहीं ना सर। अगर इतने अच्छे दिन आए होते तो जनता फिर बीजेपी को कैसे मैंडेट देती? अरे तो अब जनता को मैंडेट देने की बात अभी इन्होंने ही बताया ना, पैनुली जी ने, कि किस तरह से ओम बिरला जी की लड़की लगी हैं। अब उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आज नीतीश जी बम्पर बहुमत लेके राज्यसभा चले गए, तो ये सारी चीजें हैं। और जो आपके समय में हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, उनको केवल अपनी सत्ता की भूख थी, मेरे को मुख्यमंत्री बने रहने दो। तो जो आज भी हम हमारे अगर भाजपा में धामी जी मुख्यमंत्री हैं, किस प्रकार वो चिंता कर रहे हैं, किस प्रकार वो धरातल पर काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने हरीश रावत जी को देखा और आज तक के उनके जब से उनका शासन है, अगर आज हम उनको चाहे धाकड़ धामी गए, धुरंधर धामी गए, तो उनके काम भी धरातल पर दिख रहे हैं। आप तो ये भी कहते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप नहीं हुआ है उत्तराखंड में? आज जहां जितने भी नए राज्य बने, जिहाद लव जिहाद हेट स्पीच में उत्तराखंड नंबर 1 आ रहा है, मुख्यमंत्री नंबर 1 आ रहा है, और मुख्यमंत्री फिर भी शान से बोल रहा है कि मैं तो हेट स्पीच करता रहूंगा। तो ये मैसेज हमारे प्रदेश का नहीं होना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं देवभूमि का मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में वो तक बेचना पड़ गया क्योंकि वो बिजली का बिल का भुगतान नहीं कर रहा था उनका हिमाचल भवन। तो ये तो वो सरकारें चला रही है हिमाचल में, और जब हिमाचल में चुनाव होगा वहां पे फिर भाजपा आने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका नेतृत्व सही नहीं है, ठीक है, मैं मानती हूँ जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने कहा है कि भाई हमारी कुछ मांगे है उनको पूरा करो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, बिल्कुल उनसे बात की जाएगी। और मुझे लग रहा है कि उनसे बात करके सभी समस्याएं जो भी वो रखेंगे उसका समाधान निकल आएगा। लेकिन पिछले 5 से 10 साल के बीच जिस कर्मचारियों ने हड़तालें करी हैं, क्या आज 10 साल में या 9 साढ़े 9 साल में उनकी मांगे पूरी हुई हैं, या बार बार जाते हैं, हड़ताल करते हैं और मीठी गोली खा के वापस आ जाते हैं? चाहे वो उपनल के कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो आपके समय भी रखी गई थी कर्मचारियों की तरफ से, सब मांगे पूरी हो गई सर। जी अभिषेक जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ रिया, अपना सवाल रिपीट कीजिए। रिया जी, आशीष जी, सवाल मेरा आपसे था, मांगे तो आपके समय में भी कर्मचारियों ने रखी थी, हड़ताल तो आपके समय भी हुई थी, क्या मांगे पूरी हो गई? और सर जब आप ये बात कह रहे हैं कि आपके शीर्ष नेताओं के पास कोई प्लान नहीं है, आगे अगर सत्ता में आते हैं उसके बाद नियमित करेंगे या नहीं, तब तो जनता यही समझेगी ना कि अभी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो राजनीति को हवा देने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। जी जब सरकारें आई हैं, मैं तिवाड़ी जी से लेकर बोगना जी से लेकर और हरीश रावत जी की जितनी सरकारें आई हैं, मैक्सिमम लोगों को नौकरियां दी हैं, नियमित करे हैं। कुछ लोग भाई कानून के हिसाब से आगे पीछे हुए होंगे, अलग बात है, लेकिन हमारी सरकारों ने उनको नियमित करने का काम किया है और नौकरियां देने का काम किया है। लेकिन अब ठीक है सर, बहुत शुक्रिया रिया, आपका भी शुक्रिया नोएडा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभा जी आपका शुक्रिया, अभिषेक जी, पंकज जी और अनिल जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। 40,000 कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, देखना होगा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।